इंटरनेशनल Y20 कंसल्टेशंस हुई श्रीनगर में, जो कि G20 का एक इनिशिएटिव था, G20 की मीटिंग थी, उसमें शामिल हुए 17 कंट्रीज, जिसमें से एक था टर्की, यानी कि तुर्की जिसका नाम आजकल है। इस टर्की ने बहुत टाइम पहले से कश्मीर पे चीखना शुरू कर दिया था। अपने दोस्त पाकिस्तान, जिसको गाजी अर्तुगरुल दिया था, उसके फेवर में बोल रहा था। एर्दोगन के अपने इंटरनेशनल एम्बिशंस थे, लेकिन क्योंकि होम टर्फ की शक्ति दिखी, इसलिए उनको कहीं कहीं बच करना पड़ा। लेकिन क्योंकि कश्मीर एक इमोशनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल मुस्लिम्स के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम्स के लिए, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम्स परवाह नहीं करते, लेकिन ये लोग दिखाना चाहते हैं पैलेस्टीन और कश्मीर, तो ये दिखाते हैं। इस बार टर्की आया, श्रीनगर में आया, और आकर के टर्की के डेलीगेशन ने वहां पे अपनी शिरकत दी। अपने पुराने दोस्त गाजी अर्तुगरुल वाले दोस्त से सारी दोस्ती छोड़ दी और इंडिया के फेवर में देखा। इससे पहले भी एक तो ये जो बात कही जा रही है कि टर्की ने G20 की एक मीटिंग में कश्मीर में जाके उसमें वो शामिल हुए। इससे पहले समझा जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तान उनको कहे और उससे पाकिस्तान से बड़ी दोस्ती है तो वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे और वो भी आवाज उठाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही स्टांस रहा है कि तुर्की कश्मीर के मामले में हमारे साथ खड़ा है, लेकिन अब G20 की या Y20 की बात करें और तुर्की की पार्टिसिपेशन की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, इस्लामाबाद के लिए एक बहुत ही हिला देने वाली खबर है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई जब टर्की ने Y20 मीटिंग, जो कि एक G20 मीटिंग का ही पार्ट है, उसको कश्मीर में अटेंड किया, जहां पर पाकिस्तान पहले से ही G20 मीटिंग का विरोध करता था और कहता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है और कोई भी देश उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग करवा नहीं सकता। ये सब बातों को खारिज करते हुए भारत ने कश्मीर में G20 की मीटिंग करवाई, जिसमें टर्की ने भी भाग लिया। ये वही टर्की है जो कि UN में और बाकी बायलैटरल फोरम्स में जाकर बात करता था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसके ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है। पर अब यही टर्की U20 के मीटिंग के लिए कश्मीर में आया और उसने उस मीटिंग को अटेंड भी किया, जहां पर पाकिस्तान में ये बात से हलचल मच गई है, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और टर्की का G20 मीटिंग कश्मीर में अटेंड करना पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये भारत की कूटनीति है जिसने टर्की को कश्मीर में G20 मीटिंग अटेंड करवाने में मजबूर कर दिया। क्योंकि जो हालत टर्की की हुई थी अर्थक्वेक के बाद, उसमें सबसे बड़ी हेल्प जिस कंट्री ने की थी उस कंट्री का नाम इंडिया है, और वहाँ के लोगों को नाराज़ नहीं करने के लिए अर्दोगन के गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि वो कश्मीर में होने वाले G20 मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो क्या अब देख सकते हैं कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान और टर्की के रिश्ते में खटास पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को टर्की से बहुत होप थी कि टर्की Y20 मीटिंग को स्किप करेगा, पर ऐसे ना कर कर उसने भारत का साथ देने में ही भलाई समझी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। टर्की में जो चेंज आया ना रोहित साहब, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो जो गांव से जो लोग शहर आ गए, दे वर very conservative and extremely religious people. So उससे इस्तांबुल वगैरह की demographic change होने से अर्दोगन जैसे leaders started winning. So religion became very important. हालांकि टर्की काफी secular country था, मतलब इतना secular है कि मेरे एक स्टूडेंट के फादर मुझे कहते हैं कि वो रोजा तो रखते हैं लेकिन रोजा खोलते वो उनको एक पैग लेना जरूरी है। हम रोजा खोल के हम नमाज के लिए जाते हैं, वो अपने पैक के लिए जाते हैं। सो इट्स अ वेरी पजलिंग थिंग अगर आप इंटरेक्ट करें विद सम ऑफ द अर्बन एलीट ऑफ टर्की। सो देयर आर लॉट्स ऑफ दीस कॉन्ट्रडिक्शंस आपको जो नजर आएंगे। पाकिस्तान में जो कोई भी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान की लॉबिंग की वजह से कोई मुल्क जो है वो G20 में शिरकत नहीं करेगा, तो वो बहुत मासूमियत
और जो नाइव किस्म की थिंकिंग आप कहते हैं ना उसको, बहुत ही मासूमाना और सादगी पर मबनी थिंकिंग ही करार दिया जा सकता है, जो कि ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। पाकिस्तान में कोई ये सोच कैसे सकता है कि वो एक ऐसा इतना बड़ा इवेंट जो हो रहा है इंटरनेशनल और एक ऐसे फोरम के तहत हो रहा है जिसका ना पाकिस्तान मेंबर है, ना उसमें वो किसी तरीके से उसके कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो वो उसको किस तरह अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक में ऐसे शक्ल दे सकता है कि मुल्क जो है वो अपने ताल्लुकात और जो इम्कानात उनको नज़र आ रहे हैं उन ताल्लुकात के हवाले से फ्यूचर में उन सब को एक तरफ करके तो लूज़र की तरह एक तरफ होके बैठ जाएंगे, हम भी नहीं जाते। ये तो ऐसे होता है जैसे आप जुआ खेलते हुए हार जाएं और आप बाकी जितने इंटर होने वाले लोग हैं उनको भी दावत दें कि इधर आके मेरे साथ बैठ के मातम करो बजाय गेम खेलने के। ये क्या बात हुई आपने? ये जो पूरा पहली बात ये है कि मैंने पहले दिन ये जब G20 की बात हुई थी तो उस पे मैंने बड़ा एक क्लियरली ये बात की थी कि ये बुनियादी तौर पे एक लूजर मेंटलिटी है जो ये कहती है कि हम ये नहीं होने देंगे। चूंकि G20 को साजिश नहीं हो रही है या ये कोई किसी मुल्क पे बम गिराने के लिए कोई फौजी इजलास नहीं हो रहा है या ये कोई इंटरनेशनल कोई जो है वो सीक्रेट कंस्पिरेसी नहीं है, ये एक बाकायदा लेजिटिमेट फोरम है। इंडिया बाकायदा उसका इस वक्त लीडिंग जो है वो सरबराह है और ये बाकायदा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक और कन्वेंशंस के मुताबिक एक इजलास हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं होने देंगे और ये उसमें नहीं जाएगा और वो उसमें नहीं जाएगा? ये जो होती है ना जी सेल्फ डिसेप्शन की पाकिस्तान की हिस्ट्री है और स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की सेल्फ डिसेप्शन की जो एक लंबी हिस्ट्री है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। So when people like Erdogan came to power, उन्होंने जो demographic culture को change किया, they changed it through foreign policy. So foreign policy became an instrument for domestic social engineering, लोगों के values. तो उसमें आपने देखा होगा इन्होंने पहले फ़लस्तीन को इस्तेमाल किया, बहुत धूम की 10 साल पहले। दे ऑल्सो सेंड रिलीफ बोट्स टू गाजा और वो सिंक हो गए, इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इतने आंसू उनके जो फॉरेन मिनिस्टर अहमद दावूदोगलू, उन्होंने आंसू लिटरली ही वाज क्राइंग ऑन वीडियो कि देखिए फ़लस्तीन कितने। और अब देखिए आप 10 साल के बाद फ़लस्तीन के सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं आया टर्की की वजह से। इट मेड नो डिफरेंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ पैलेस्टाइन। उल्टा वो वापस इजराइल के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिया है एंड हैज ड्रॉप द पैलेस्टाइन इशू। कश्मीर का भी वैसे ही मसला है, जिस तरह उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड का इशू ले लिया था। तो इजिप्ट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़कर इट बिकेम अ होम टाउन। जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं पहली बार गया आफ्टर द मोर्सी की गवर्नमेंट जो 2013 में निकाल दी गई, जब मैं पहली बार टर्की गया तो इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे इतने अरबिक साइंस थे कि इट वाज एज इफ इट हैड बिकम द हब फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड का बेस। इतने लोग फॉरेन से आ रहे थे उनके बिजनेस के लिए। अभी रिसेंटली खबर ये है कि कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर, जिसके बारे में हम सुनते थे कि बहुत जुल्म ये वो, वहाँ पे Y20 G20 का ही वो पार्ट है, वाई यूथ 20 के नाम से मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है, तुर्की के भी वहाँ से डेलीगेशन आया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे कि हम जिन लोगों की एग्जांपल्स देते थे कि हम उनके साथ खड़े हैं जी, वहाँ बहुत जुल्म है, आज वहाँ पे डेवलपमेंट की काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं कश्मीर में, और इवन तुर्की जैसे कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं, और हमारे यहाँ पे क्या? बेसिकली जो पहली बात है मेरे प्यारे भाई, हम कभी कश्मीर के साथ थे ही नहीं, ठीक है। जो हमारे सियासतदान थे, चाहे जो भी लीडर आया ना, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना अवाम को एक लॉलीपॉप दे रखा था, कि एक नारा लगाया था कि कश्मीर के नाम पे हमें वोट मिलता है, ठीक है। जो भी आता है कश्मीर के हम साथ हैं जी, हमें वोट मिलता है। जो भी आया अपने मफाद के लिए आया है, ठीक है, चाहे नून लीग आई, चाहे PTI, चाहे तहरीक लब्बैक आई, जो भी जितनी भी तंजीमें अब तक आ चुकी हैं, जिन्होंने धरने दिए हैं, जो मुल्क के हालात हुए हैं। अब मेरी बात छोटी सी एक है, ठीक है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, ठीक है, इमरान खान गिरफ्तार हो गया।
अवाम निकली, अवाम ने तोड़ फोड़ किया, मेरे जैसे गरीब बंदे की, आप जैसे गरीब बंदे की गाड़ियां जला दी, कारोबार बंद हो गए, आज चौथा दिन है नेट बंद है।